दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था और यह कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत में आया, जिसमें 3 सदस्य शामिल थे जो कि पहले लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर थे। दोस्तों अब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या क्या थी जिनके आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। दोस्तों कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। का निर्माण। दोस्तों कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को समझने के लिए हम 4 भागों में से विभाजित करेंगे। पहला है कुल सदस्य संख्या और दूसरा है निर्वाचन की प्रगति और तीसरा है सदस्यों के आवंटन का आधार और चौथा दोस्तों सांप्रदायिक वितरण। दोस्तों कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को समझने के लिए हम 4 बिंदुओं, जिसमें से पहला है कुल सदस्य संख्या कितनी थी संविधान सभा के अंतर्गत, और दूसरा बिंदु है निर्वाचन की प्रकृति, उनका चुनाव जो हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रणाली से, और तीसरा बिंदु है सदस्यों के आवंटन का आधार क्या था, और चौथा बिंदु है सांप्रदायिक वितरण। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु कुल सदस्य संख्या। दोस्तों संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों को निर्धारित किया गया और हम जानते हैं दोस्तों कि तत्कालीन समय में संपूर्ण भारतीय क्षेत्र, जिसमें वर्तमान भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल था, और ये तीनों ही क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा है देसी रियासतों, और तीसरा है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। दोस्तों इसका मतलब है कि तत्कालीन भारत कुल 3 क्षेत्रों, पहला ब्रिटिश प्रांत, दूसरा है देसी रियासत और तीसरा है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में विभाजित था। ब्रिटिश प्रांत से आशय है ऐसे प्रांत जिसमें अंग्रेजों का सीधा या प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता था, और देसी रियासतों के अंतर्गत ऐसे इलाके या क्षेत्र शामिल होते थे जिनमें प्रत्यक्षता तो राजा का नियंत्रण होता था, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज
शासित करते थे, अर्थात जो राजा होते थे वो अंग्रेजों के आधार पर ही वहां का प्रशासन चलाते थे। और दोस्तों तीसरा क्षेत्र है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है। दोस्तों ये कुछ स्पेशल या विशेष क्षेत्र होते थे, इनकी तुलना आज के जो यूनियन टेरिटरी अर्थात जो संघ राज्य क्षेत्र है उनसे हम कर सकते हैं। और दूसरा है निर्वाचन की प्रगति। दोस्तों जो सदस्य संख्या थी, जो 389 सदस्य थे, इनका जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था। और अप्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत एकल, संक्रमणीय, मत तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हुआ था। दोस्तों इस अप्रत्यक्ष प्रणाली का विस्तार से वर्णन हम राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति पर अध्ययन करेंगे। यदि मैं इसे शॉर्ट में समझना चाहूं तो इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है एकल संक्रमणीय और दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से आशय है दोस्तों हमारा जो देश है वो विभिन्न स्टेटों अर्थात राज्यों में विभाजित है और जिनमें राज्यसभा की सीटें भिन्न भिन्न होती हैं, किंतु यह एक ऐसी व्यवस्था है कि जिनमें सीटों का आवंटन भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी जो प्रतिनिधित्व होता है वो सबका समान होता है। अर्थात एक गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधित्व के बराबर होता है। और दूसरा टर्म है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दोस्तों इस प्रणाली के अंतर्गत यदि हम लोकसभा के चुनाव पर देखें तो जो उम्मीदवार होता है और जो वोटर होता है, वोटर केवल एक उम्मीदवार को वोट देता है। किंतु एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत इसमें वोटर को अर्थात मतदाता को प्रायोरिटी देनी होती है। अर्थात यदि मान लीजिए कि ए बी सी डी ये चार कोई उम्मीदवार हैं, तो यदि कोई मतदाता वोट देगा तो अपनी प्रायोरिटी सुनिश्चित करेंगे। मान लीजिए कि वह मतदाता सी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, इसी प्रकार उसे ए बी अथवा डी में से सेकेंड प्रायोरिटी देना होता है। मान लीजिए कि ए को वह सेकेंड प्रायोरिटी देता है, इसी तरह बी अथवा डी को वह थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी देगा। अर्थात उस मतदाता को सभी को वोट देना होता है। और दोस्तों तीसरा बिंदु है सदस्यों के आवंटन का आधार। जो हमारे कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे वो कुल 10 लाख पर एक सदस्य
10 लाख पर एक सदस्य निर्धारित किए गए थे। और चौथा बिंदु है सांप्रदायिक वितरण। दोस्तों, सांप्रदायिक वितरण के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या को 3 भागों समान मुस्लिम और सिख, 3 संप्रदायों, पहला समान, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख में बांटा गया था। दोस्तों, जो 389 सदस्य थे, जिसमें हमने जाना था कि वो अलग अलग ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से संबंधित रखते थे। इस प्रकार कुल 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निर्धारित किए गए थे, जबकि कुल 93 सदस्य देशी रियासतों से निर्धारित किए गए थे, जबकि 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्धारित किए गए थे। दोस्तों, इस प्रकार हमने सभी सिफारिशों को देखा और इन सिफारिशों के आधार पर लगभग जुलाई अगस्त में चुनाव आयोजित होते हैं, चुनाव किए जाते हैं और इस चुनाव के आधार या परिणाम पर हम पाते हैं कि कांग्रेस को कुल 208, जबकि मुस्लिम लीग को कुल 73 और अन्य को 15 सीटें प्राप्त होती है। दोस्तों, अन्य पे कुछ छोटे छोटे दल तथा निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे। इस प्रकार हमने देखा कि कांग्रेस को 208 सीटें और मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य, जिसमें हमने जाना कि निर्दलीय और कुछ छोटे छोटे दल शामिल थे, उन्हें कुल 15 सीटें प्राप्त हुई थी। और इस प्रकार जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन के पश्चात 2 सितंबर 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसमें पुनः मुस्लिम लीग के द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया जाता है। किंतु हम यह देखते हैं कि लगभग अक्टूबर, मतलब 1 मंथ पश्चात ही पुनः एक बार फिर मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेती है, जिसका उद्देश्य काउंसिल के अंदर रहकर पाकिस्तान की मांग करना था और मंत्रिमंडल के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना था। और इस प्रकार 9 दिसंबर, इसके पश्चात अक्टूबर और दिसंबर, लगभग 2 मंथ बाद 9 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की जाती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष की तुलना हम वर्तमान प्रोटेम स्पीकर से कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य होता है जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें शपथ दिलाना होता है, और अधिकांशतः जो प्रोटेम स्पीकर मनोनीत किया जाता है वो जो सबसे बुजुर्ग या अनुभवी सदस्य होता है उसे मनोनीत किया जाता है। 2 दिन पश्चात अर्थात 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में दूसरी संविधान सभा की बैठक आयोजित की जाती है। इसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है। दोस्तों, उद्देश्य का प्रस्ताव वर्तमान प्रस्तावना का आधार है, अर्थात जो हम वर्तमान समय में प्रस्तावना को देखते हैं वह उद्देश्य का प्रस्ताव से ही निर्मित है, और इस प्रकार हमने संविधान सभा की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव किस प्रकार हुआ, कुल सदस्य संख्या कितनी थी और उनकी बैठकें किस प्रकार आयोजित की गई, हमने जाना। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम प्रारूप समिति से क्या है और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, साथ ही अंतरिम मंत्रिमंडल को विस्तार से जानेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक साझा करें। धन्यवाद।